अब तक आपने पढ़ा कि आदित्य भी सोफे पर आकर लेट जाता है और रूही की तरफ देखने लगता है। रूही चादर से अपने चेहरे को निकालकर आदित्य की तरफ देखती है तो वो रूही की तरफ ही देख रहा था। रूही कहती है, वो लाइट बंद कर दूं? मुझे अंधेरे में ही नींद आती है। आदित्य मुस्कुराता है और उठकर लाइट बंद कर वापस से सोफे पर आकर लेट जाता है। उधर रूही की सांसें तेज चल रही थी, उसका दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। रूही खुद से ही कहती है, ये कैसा एहसास है जो डेविल की आंखों में देखते ही उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई मेरी। अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ। जिसे इतना डरती हूँ, आज उसके इतने करीब होने से मुझे अच्छा क्यों लग रहा था। उसने अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को काबू में किया और अपनी आंखें बंद कर ली। और आदित्य का भी हाल ऐसा ही कुछ था। इतने सालों बाद आज अपने प्यार को उसने अपनी बाहों में लिया था। रूही का भी अब डर खत्म हो रहा था। वो आदित्य से अब बातें करने लगी थी। आज आदित्य बहुत खुश था। अब आगे रात बीत चुकी थी और सुबह की रोशनी की किरणें बालकनी से आती अंधेरे कमरे को अब उजाला कर रही थी। रूही की आंख खुलती है तो आदित्य सो रहा था। रूही बस आदित्य को देखने लगी। आज की सुबह खूबसूरत उसे लग रही थी। आज वो आराम से सोई थी और आज उसे बहुत ही अच्छा भी महसूस हो रहा था। वो एक नज़र सारे कपड़ों की तरफ देखती है और खुद से ही कहती है, रूही, भले आज तुझे अच्छा लग रहा हो, पर यहाँ इनसे तेरा कोई रिश्ता नहीं है। अजनबी है तो यहाँ सब के लिए, फिर भी इतना कुछ सब तेरे लिए कर रहे हैं। इनसे एक बार बात कर ली कि ये यहीं काम पर तुझे रख ले। घर का सारा काम भी मैं अच्छे से कर लूँगी और इससे मैं यहाँ रह भी सकती हूँ और इन्हें कोई एतराज़ भी नहीं होगा। फिर रूही उठकर कपड़े के बैग से अपने कपड़े निकाल कर बाथरूम की तरफ चली जाती है और फ्रेश होकर आती है तो आदित्य अभी भी सो रहा था। वो खुद को शीशे में देखती है और अपने बालों को समेटकर जूड़ा बनाती है और नीचे आती है जहाँ सोहन सोफे पर बैठा लैपटॉप में काम कर रहा था। सोहन रूही को देखता है तो हल्के से मुस्कुराता है। वहीं रूही भी मुस्कुरा देती है और रसोई में आती है जहाँ रीमा नाश्ते की तैयारी कर रही थी। रूही को देख रीमा मुस्कुरा कर कहती है, मैम कैसी हैं आप? रीमा, मैं ठीक हूँ। चाय पीनी है आपको मैम? हाँ पीनी तो है, पर एक शर्त पर। क्या मैम? तुम मुझे मैम नहीं दीदी बोला करो, मुझे अच्छा लगेगा। वैसे भी नाम तो तुम मेरा लोग ही नहीं और तुम्हें देखकर ऐसा लगता है मैं बड़ी तुम छोटी, तो तुम मुझे अब दीदी ही बुलाओगी। ठीक है दीदी। फिर रूही नाश्ता बनाने लगती है। इधर आदित्य की आंख खुलती है तो वो सामने बेड की तरफ देखता है तो रूही को वहाँ ना देखकर जल्दी से वो उठता है और अपने कमरे से बाहर रूही को आवाज़ देते हुए आता है, रूही रूही। फिर जैसे ही नीचे आता है तो सोहन कहता है, रूही किचन में है। आदित्य कहता है, इतनी ज़ोर से आवाज़ दे रहा हूँ, तुम पहले नहीं बता सकते थे मैं कितना परेशान हो गया था? सोहन कहता है, तुझे रूही के लिए परेशान देखने में मज़ा आता है। वैसे ये बता, आज ऑफिस नहीं जाना? मैं कब से तुम्हारा यहाँ वेट कर रहा हूँ। नहीं, वो रूही को अकेले अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए अभी कुछ दिन ऑफिस नहीं जाऊँगा। तुम सब संभाल लेना ना। आदित्य, अभी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमें मिला है और 3 साल से जिसे ढूंढ रहे थे वो भी अब मिलने ही वाला है और तुम ऐसे पीछे हट रहे हो। तुम्हारा होना बहुत ज़रूरी है। हाँ ठीक है, पहले रूही से बात कर लूँ। हाँ जाओ, वो किचन में है। आदित्य किचन में जाता है। रूही किचन में नाश्ता बना रही थी। आदित्य रूही से कहता है, रूही ये क्या कर रही हो तुम? सामने आदित्य को खड़ा देख रूही कहती है, वो सबके लिए नाश्ता बना रही हूँ और अब बन भी गया है, जल्दी से फ्रेश होकर आइए और नाश्ता कर लीजिए। आदित्य रूही के पास आता है और कहता है, रूही स्टाफ है तो तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तभी रीमा घबराते हुए कहती है, सर मैंने मैम को मना किया। पर मैम, तभी रूही बोल पड़ी, रीमा की कोई गलती नहीं है, आप उसे डांटिएगा मत। तो आदित्य कहता है, मैं किसी को नहीं डांटूंगा रूही, पर तुम ये काम मत करो। चलो अब रूही यहाँ से, वो मुझे कुछ बात करनी है आपसे। हाँ क्या, बोलो। वो दरअसल मैं एक अजनबी हूँ आपके लिए और जो भी था मैंने आपको सब सच बता दिया है। अब मैं वहाँ कभी नहीं जाना चाहती हूँ। हाँ तो रूही क्या हुआ? और मैं वहाँ तुम्हें भेजूँगा भी नहीं। ये तो आपका बड़प्पन है, लेकिन आखिर कब तक मैं यहाँ रहूँगी? ऐसे बिना जान पहचान के रहना ठीक भी तो नहीं है। रूही तुम्हारे मन में क्या चल रहा है पहले ये साफ साफ बताओ। आप मुझे काम पर रख लीजिए, मैं सब कर दूंगी। आपका नाश्ता टाइम से बना दूंगी, सारे घर की सफाई भी कर लूँगी, जो कहेंगे सारे काम कर दूंगी और मुझे कोई सैलरी भी नहीं चाहिए। बस 2 वक्त का खाना और कपड़ा और रहने के लिए छत, और मुझे कोई कमरा नहीं चाहिए। मैं यहाँ किचन में सो लूँगी, एक कोने में पड़ी रहूँगी, आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। एक सांस में रूही को जो कहना था आदित्य से उसने कह दिया और आदित्य रूही की बात सुन मुस्कुराता है, कहता है, ठीक है मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर बात करता हूँ। कह आदित्य चला जाता है वहाँ से और रीमा तो हैरानी से रूही की तरफ देख रही थी। रूही बहुत खुश होती है, तभी उसकी नज़र रीमा पर पड़ती है तो रूही कहती है, रीमा ऐसे क्यों मेरी तरफ देख रही हो? और ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी नौकरी खतरे में डाल रही हूँ, इसलिए तुम परेशान मत हो। दीदी, मैं अपने लिए परेशान नहीं हूँ, बस आपने जो सर से कहा वो सुन हैरान हूँ। रीमा, इसमें हैरानी वाली क्या बात है? बस है दीदी, आप नहीं समझ रही हैं। आदित्य सर जी की आंखों में आपके लिए कुछ और ही देखा है मैंने। तभी सौम्या आती है वहाँ और कहती है, वाह कितनी अच्छी खुशबू है, क्या बनाया है तुमने रीमा आज जो इतनी अच्छी खुशबू आ रही है? मैम, वो रूही दीदी ने बनाया है। अरे रूही, तुम क्यों काम कर रही हो? वैसे तुमने जो भी बनाया है उसकी खुशबू से मुझे बहुत भूख लग गई है। रूही दीदी, आप सभी जाओ
मैं आप सबके लिए नाश्ता लाती हूँ। आदित्य भी फ्रेश होकर आ गया था। रूही रीमा के साथ नाश्ते की टेबल पर रखी प्लेट में नाश्ता सर्व कर रही थी। आदित्य कहता है, रूही रीमा नाश्ता लगा देगी, तुम बैठो। रूही कहती है, सर अभी तो आपने मुझे काम पर रखा है, तो अब मैं इस घर की सर्वेंट हूँ, तो अब आपके साथ बैठकर कैसे नाश्ता कर सकती हूँ मैं। सोहन ये सुनते ही उसके गले में निवाला अटक जाता है, तो वो खांसने लगता है। तो सौम्या जल्दी से रोहन को पानी देती है और सोहन पानी पीता है और सौम्या सोहन की पीठ सहलाने लगती है। और इधर आदित्य गुस्से में कहता है, रूही ये क्या है, मैंने कुछ कहा नहीं और तुमने सब कुछ अपने से ही समझ लिया, चलो बैठो नाश्ता करो। रूही आदित्य की बात सुनकर डर जाती है और चुपचाप बैठकर नाश्ता करने लगती है। सौम्या कहती है, सोहन तुम ठीक हो ना। हाँ सौम्या मैं ठीक हूँ। अच्छा आदित्य और सोहन चलो ना, आज मूवी देखने चलते हैं, रूही को भी अच्छा लगेगा। सोहन कहता है, आज नहीं सौम्या, आज ऑफिस में बहुत ज़रूरी काम है। तभी सोहन का फ़ोन रिंग करता है। सोहन फ़ोन रिसीव करता है और बात करके फ़ोन रख देता है और सौम्या से कहता है, आज आपने कुछ और मांगा होता ना तो वो भी आज आपको मिल जाता सौम्या। सौम्या कहती है, मतलब सोहन, मतलब यही कि जो प्रोजेक्ट हमें मिला है आज उसी के सिलसिले में एक मीटिंग थी, तो अब वो मीटिंग कैंसिल हो गई है। आदित्य कहता है, क्यों कैंसिल हो गई है सोहन, कोई बात है। नहीं आदित्य, वो बस बोल रहे हैं कि डील तो पक्की हो ही गई है, तो मीटिंग किस लिए, इस खुशी में एक अच्छी सी पार्टी होनी चाहिए, तो उन्होंने कल एक बिजनेस पार्टी रखी है जहाँ सभी होंगे। तो सौम्या बीच में बोल पड़ती है, तो अब तुम दोनों ऑफिस नहीं जाओगे ना। तो सोहन कहता है, हाँ नहीं जाएंगे और चलते हैं मूवी देखने। तो सौम्या खुशी से सोहन का हाथ पकड़ते हुए कहती है, थैंक यू। तो सोहन का दिल तेजी से धड़कता है और उसे ही देखने लगता है। सौम्या को जब एहसास होता है तो वो जल्दी से सोहन का हाथ छोड़ देती है और फीकी सी हंसी हंसती है। फिर नाश्ते के बाद सौम्या कहती है, चलो रूही जल्दी से तैयार होकर आओ। रूही ऊपर कमरे में आ जाती है। आदित्य रीमा से कहता है, हमारे जाने के बाद रीमा तो मेरे कमरे में रूही के जो भी कपड़े हैं सारे उन्हें अच्छे से अलमारी में लगा देना। रीमा हाँ में सिर हिला देती है और आदित्य भी अपने कमरे में आ जाता है और अलमारी से कपड़े निकालता है। तभी वो गौर करता है कि रूही चुप चुप सी है। तो आदित्य रूही से कहता है, क्या हुआ रूही, तुम ऐसे चुपचाप क्यों बैठी हुई हो, मूवी देखने नहीं चलना है क्या। तो रूही ना में सिर हिला देती है। तो आदित्य कहता है, रूही सॉरी तुम्हें डांटा, पर तुम क्या सोच रही हो फालतू का, यहाँ काम करोगी क्यों, तुम्हें कोई दिक्कत है क्या, कोई परेशानी है। नहीं सर कोई परेशानी नहीं है, बस। फिर रूही चुप होकर सिर को झुका लेती है। आदित्य रूही के पास आता और कहता है, रूही दोस्ती का रिश्ता है ना, तो फिर इतना क्यों सोच रही हो तुम, क्या तुम्हें मेरी दोस्ती पसंद नहीं। नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, मुझे आपकी दोस्ती पसंद है, पर मैं आप पर बोझ। तभी आदित्य कहता है, रूही चुप, एकदम चुप, तुम मुझ पर बोझ नहीं हो। देखो रूही, तुम मेरी जिम्मेदारी और साथ ही दोस्त भी, सबसे अच्छी और खूबसूरत दोस्त हो तुम मेरी, तो अब फालतू सोचना बंद करो। और रूही ये तुम्हारा घर है, तुम्हारा खाना बनाने का मन हो तो तुम बना लिया करो, पर तुम सर्वेंट नहीं हो, तुम मेरे दिल में हो। और रूही सॉरी तुम पर गुस्सा किया। नहीं आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं, आप सॉरी मत बोलिए, दोस्ती में कोई सॉरी नहीं। तो आदित्य मुस्कुरा देता है। रूही कहती है, क्या मैं बाहर गार्डन में जा सकती हूँ। हाँ रूही क्यों नहीं, बस बाहर अकेले मत जाना, तुम्हारे लिए खतरा हो सकता है। ठीक है अब तैयार हो जाओ। जी, पर आप यहाँ से बाहर जाएंगे तब ना। आदित्य मुस्कुराता है और बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद रूही तैयार होकर नीचे आती है। आदित्य भी वहीं था। आदित्य कहता है, ठीक है मैं भी तैयार होकर आता हूँ, कहकर आदित्य वहाँ से चला जाता है और वहीं रूही बाहर की तरफ देखती है। जब से उसने गार्डन बालकनी से देखा था उसे बहुत ही अच्छा लगा था। रंग बिरंगे और खासकर गुलाब तो उसे बेहद पसंद थे। रूही सौम्या से कहती है, चलिए सौम्या जब तक सर आते हैं हम गार्डन में चलते हैं। सौम्या हाँ में सिर हिलाकर रूही के साथ गार्डन में आती है। गार्डन बहुत ही खूबसूरत सा था, रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। रूही उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाती है और मुस्कुराकर उन फूलों को देखने लगती है। सौम्या रूही को मुस्कुराते देखकर कहती है, रूही तुम्हें फूल बहुत पसंद है। रूही ने कहा, हाँ फूल मुझे बहुत पसंद भी है और मुझे फूलों से बेहद प्यार भी है। तभी उसकी नज़र एक खूबसूरत से गुलाब पर पड़ती है। वो उस गुलाब के फूल के पास जाती है और उस गुलाब को अपने हाथों में लेकर सूंघने लगती है। उसकी महक बहुत प्यारी थी। तभी बारिश की बूंदें गिरने लगती है। रूही आसमान की तरफ देखती है और कहती है, अब ये बारिश करनी ज़रूरी थी क्या आपको भगवान जी। सौम्या कहती है, रूही मौसम बहुत अच्छा है ना। हाँ पर चलिए सौम्या अंदर चलते हैं वरना भीग जाएंगे। तो क्या हुआ रूही, बारिश में भीगने का एक अलग ही मज़ा है। हाँ वो तो है, पर मुझे गरजते बादल कड़कती बिजली से बहुत डर लगता है। तो कहाँ अभी बादल गरज रहे हैं रूही। रूही कहती है, नहीं मैं अंदर जा रही हूँ। तभी सौम्या रूही का हाथ पकड़ते हुए कहती है, रूही चलो ना भीगते हैं। अब तो मैंने तुम्हारा हाथ भी पकड़ लिया है, तो अब क्यों डर रही हो। ये सुन रूही को धुंधला सा याद आने लगता है, वही बातें जो सौम्या ने अभी कही, जैसे किसी ने पहले भी उससे कही हो। रूही खड़ी बस सोचने लगती है। इधर आदित्य तैयार होकर नीचे आता है तो सोहन से कहता है, रूही कहाँ है। बाहर गार्डन में है। आदित्य, क्यों क्या हुआ। सोहन तुमने उन्हें जाने क्यों दिया, बाहर तो बहुत बारिश हो रही है।
हाँ, वैसे भी लड़कियों को बारिश बहुत पसंद होती है। आदित्य फिर बाहर दरवाजे के पास जाता है तो देखता है रूही और सौम्या बारिश में खड़ी भीग रही थी। इधर सौम्या कहती है, कहाँ खो गई रूही? तभी बादल जोर से गरजता है। रूही डर कर आंखें बंद कर लेती है और अपने कानों पर दोनों हाथ रख लेती है। आदित्य दौड़कर रूही के पास आता है। रूही, तुम ठीक हो ना? रूही आंखें खोलती है और कहती है, हाँ ठीक हूँ। ठीक है तो अंदर चलो। तभी एक बार फिर से बादल गरजता है तो रूही डर से आदित्य से लिपट जाती है। तो आदित्य को पुराने पल की याद आ जाती है। आदित्य भी रूही को अपनी बाहों में कसकर भरते हुए कहता है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तो फिर क्यों डरना? सौम्या दोनों को एक दूसरे की बाहों में देख उसे तकलीफ होती है। तभी सोहन छाता लेकर सौम्या के पास आता है और कहता है, चलो सौम्या अंदर। सौम्या अंदर आती है। सौम्या पूरी भीग चुकी थी। उसका टॉप उसके गीले बदन पर चिपक गया था। तभी सौम्या की नज़र सोहन पर पड़ती है जो उसे ही देख रहा था। इधर रूही फिर जल्दी से अलग होती है आदित्य से और कहती है, सॉरी सॉरी कहकर वो जल्दी से अंदर आती है और सौम्या से कहती है, चलिए सौम्या कपड़े चेंज कर लीजिए। फिर दोनों ऊपर आती हैं। आदित्य अंदर आता है और सोहन को देख कहता है, तुझे क्या हुआ? अब ऐसे बुत बनकर क्यों खड़ा हुआ है? कुछ नहीं आदित्य। कुछ ही देर में दोनों कपड़े चेंज करके नीचे आती हैं। रूही के हाथ में टॉवल था। वो नीचे आते ही आदित्य से कहती है, लीजिए अपने सिर को जल्दी से इस टॉवल से पोंछ लीजिए वरना आप बीमार भी पड़ सकते हैं। तभी रूही को छींक आती है और छींकते हुए वो आदित्य से सॉरी कहती है। तो आदित्य कहता है, रीमा जल्दी से काढ़ा बनाओ रूही के लिए। तो रूही कहती है, काढ़ा? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं अदरक वाली चाय पी लूँगी। रूही, आपको छींक आ रही है, इसका मतलब आपको अब सर्दी भी होगी और फीवर भी आएगा, इसीलिए काढ़ा पीना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब भी तुम बारिश में भीगती हो बीमार पड़ जाती हो। तो रूही हैरानी से कहती है, आपको कैसे पता चला कि भीगने से मैं बीमार पड़ जाती हूँ? आदित्य को समझ नहीं आता कि क्या जवाब दे रूही के सवालों का। तभी सोहन बात को टालते हुए कहता है, अरे रूही, जब तुम मिली थी तेज़ बारिश हो रही थी और भीगने के कारण तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी। डॉक्टर ने कहा था ये भीगने के कारण हुआ है, इसीलिए आदित्य ने कहा है। रूही कहती है, जी ठीक है, तो जाइए आप जल्दी से चेंज करके आइए। आदित्य फिर अपना सिर पोंछते हुए सीढ़ियों से होते हुए अपने कमरे की तरफ चला जाता है। रूही कहती है, सौम्या बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी लेकर आती हूँ। रूही किचन में आती है। रीमा काढ़ा बना रही थी। रूही कहती है, अरे मुझे काढ़ा नहीं पीना दीदी, सर का ऑर्डर है और वो आपको काढ़ा पिलाकर ही रहेंगे। अच्छा ठीक है रीमा, तुम कॉफ़ी बना दो सबके लिए, मैं अपने लिए चाय बना लेती हूँ क्योंकि मुझे सबका टेस्ट पता नहीं है कॉफ़ी का। दीदी मैं बना दूंगी, आप भी बैठकर सबसे बातें करिए ना। नहीं रीमा, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। इधर सौम्या घूर कर सोहन की तरफ देखती है तो सोहन अपने सिर को झुकाए मोबाइल में लगा हुआ था। एक नज़र वो सौम्या को देखता है, फिर जल्दी से नज़रें डर से झुका लेता है। तो सौम्या कहती है, इतना क्यों उस समय तुम मुझे घूर रहे थे? सोहन कहता है, फिलहाल इस वक्त आप मुझे घूर रही हैं। हाँ, क्योंकि उस समय तुम अजीब नज़रों से मुझे देख रहे थे। तभी आदित्य वहाँ आ जाता है तो सौम्या चुप हो जाती है और सोहन राहत की सांस लेता है क्योंकि वो सौम्या के सवालों से जो बच जाता है। इधर रीमा सबके लिए कॉफ़ी लेकर आती है और रूही चाय और काढ़ा लेकर आती है और वहीं टेबल पर रख सौम्या के पास बैठ जाती है। आदित्य कहता है, रूही चाय नहीं काढ़ा पीना है तुम्हें? तभी आदित्य भी छींकता है तो रूही कहती है, हाँ मैं काढ़ा पी लेती हूँ और आप अपनी कॉफ़ी पीजिए। आदित्य कॉफ़ी का मग उठाता है और जैसे एक सिप लेता है अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है, ये कितना कड़वा है। रूही मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ कड़वा तो होगा ही ना क्योंकि ये कॉफ़ी नहीं काढ़ा है। आदित्य बोला, मुझे काढ़े की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें है। तो रूही कहती है, हाँ हाँ मुझे है ज़रूरत, तो मैं पी ही रही हूँ, पर आपको भी ज़रूरत है, अब चलिए पीजिए, बहाने बनाना बंद कीजिए। रूही और आदित्य की प्यारी सी नोक झोंक सौम्या और सोहन देख रहे थे। सौम्या कहती है, तुम दोनों को कॉफ़ी चाय और काढ़े की पड़ी है, मूवी की नहीं। तो सोहन कहता है, यही देखते हैं ना कोई हॉरर सी मूवी। कॉफ़ी पीने के बाद सभी फिर एक कमरे में जाते हैं जहाँ एक बड़ी सी टीवी थी और सोफ़ा रखा हुआ था। सोहन एक हॉरर मूवी लगा देता है टीवी में और लाइट ऑफ कर देता है और फिर चारों साथ बैठकर मूवी देखने लगते हैं। जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ रही थी चारों मूवी देखने में बिजी हो गए। वहीं मीरा और सौम्या अपनी आंखों पर हाथ रखकर थोड़ा थोड़ा सीन देख रही थी और हैरानी से आदित्य और सोहन सौम्या और रूही को देख रहे थे। सौम्या जब भी थोड़ा डरती सोहन का या रूही का हाथ पकड़ लेती और रूही ने तो चुपचाप अपने आंखें ही बंद कर ली थी। मूवी खत्म हुई तो आदित्य ने लाइट ऑन की तो देखा रूही ने अभी भी अपनी आंखें बंद की हुई है और वहीं सौम्या भी तो डर से सिकुड़कर बैठी हुई थी। आदित्य रूही के पास आता है और कहता है, रूही मूवी खत्म हो गई है। रूही आंखें खोलती है तो टीवी बंद थी। तो रूही राहत की सांस लेते हुए कहती, इतनी डरावनी मूवी देखने की क्या जरूरत थी? तभी सौम्या बोल पड़ती है, सोहन तुमने ऐसी मूवी क्यों लगाई? कोई लव स्टोरी भी तो लगा सकते थे ना, कितना डर गई हूँ मैं। तो सोहन कहता है, ये लव स्टोरी ही थी। रूही सोफे से उठकर खड़ी होती है और आदित्य से कहती है, मैं कमरे में जा रही हूँ, बहुत बेचैनी सी हो रही है। तो आदित्य कहता है, रूही तुम ठीक हो ना? तब हाँ बस थोड़ा आराम करना है। तो आदित्य कहता है, रूही ठीक है, तुम जाओ आराम करो। फिर रूही चली जाती है। सोहन कहता है, ठीक है आदित्य तुम रूही के साथ रहो। नहीं उसे आराम करने दो, मैं बाहर ही बैठा हूँ, कहकर आदित्य चला जाता है। सौम्या कहती है,
मुझे भी अब चलना चाहिए, शाम भी कुछ देर में हो जाएगी। तो सोहन कहता है क्यों, अभी मत जाओ। तो सौम्या कहती है मतलब, अरे मतलब यही कि साथ में कॉफ़ी पीते हैं ना, फिर आपको घर में छोड़ दूंगा। सौम्या भी अब रुकना चाहती थी, पता नहीं क्यों, पर जब भी उसे दर्द होता सोहन साथ ही रहता और सोहन के साथ रहने से उसकी तकलीफ भी कम होती। फिर दोनों साथ बैठकर कॉफ़ी पीते हैं। कॉफ़ी पीते वक्त सोहन कहता है आज दोपहर में खाना भी नहीं खाया, कहीं मैं और आप बाहर चले लॉन्ग ड्राइव पर, फिर साथ में बैठकर बाहर डिनर भी करेंगे। तो सौम्या हाँ कह देती है। वो ना कहना चाहती थी, पर सोहन ने इतने प्यार से पूछा कि वो सोहन को ना ही नहीं कह पाई। इधर आदित्य बाहर फ़ोन पर किसी से बातें करने लगता है और इधर रूही कमरे में आती है। रूही को अच्छा फील नहीं हो रहा था, उसे बहुत बेचैनी हो रही थी, उसके सिर में भी बहुत तेज़ दर्द होने लगा था। रूही वॉशरूम जाती है, मुँह धुलने लगती है, पर उसे अभी भी अच्छा नहीं लग रहा था। सिर का दर्द अब बढ़ता ही जा रहा था। उसने शावर का नल खोला और अपने सिर को शावर के नीचे झुकाकर अपने बाल गीले किए और फिर शावर बंद कर अपने बालों को टॉवल से लपेट लिया और जैसे ही बाथरूम से बाहर आई वो नीचे गिर पड़ी और बेहोश हो गई। आदित्य कुछ फ़ोन पर बातें करने के बाद अंदर आया और हॉल में रखे सोफे पर बैठ गया और सोफे पर सिर को टिकाकर अपनी आंखें बंद कर ली और पुरानी बातों को याद करने लगा। आदित्य, तुमसे कितनी बार कहा है कि रूही को बारिश में भीगने मत दिया करो, पर तुम हो कि मेरी कोई बात नहीं मानते हो। माँ, क्या हुआ, आप इतना परेशान क्यों हैं? आदित्य, रूही को तेज़ बुखार आ गया है। ठीक है माँ, मैं अभी आया। कहाँ जा रहा है अब तू? और तुझे कॉलेज नहीं जाना? देख आदित्य, रूही से दूर ही रहा कर। माँ, मैं आपकी सारी बात मान सकता हूँ, पर रूही से दूर नहीं रह सकता हूँ। आदित्य, वो श्रेया की उम्र की है और तुम्हारा कॉलेज के आखिरी दिन चल रहे हैं, तुम दोनों की उम्र में बहुत फासला है। माँ, मैं ये सब नहीं जानता हूँ और आता हूँ मैं। अच्छा ठीक है, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। रूही, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? माँ देखो ना, रूही को बहुत तेज़ बुखार है। हाँ, और जिद कर, तेरी जिद एक दिन रूही को मुसीबत में डाल देगी। अरे सुषमा, क्यों अब आदित्य बेटा को डांट रही हो? अब रूही हमारी नाजुक सी है, तो अब आदित्य का उसमें क्या दोस्त? एक तो इतने सालों बाद भगवान ने हमारी सोनी गोद भर दी। कितने मुश्किलों से हुई है रूही, 7 महीने में ही रूही का जन्म हुआ। एक तो कमज़ोर, ऊपर से पी लिया। अब इतना तो पैसा था नहीं हमारे पास कि इसका अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाते। शुक्र है कि सरकारी अस्पताल में रूही का इलाज हो गया। हमने तो उम्मीद ही खो दी थी कि रूही को बचा भी पाएंगे, पर सब भगवान की मर्जी से ही होता है। वो सही सलामत हमारे बीच है। तो आदित्य पर तुम गुस्सा मत किया करो सुषमा, हमसे कहीं ज़्यादा आदित्य को रूही की फिक्र है। तभी आदित्य जल्दी से आँख खोलता है और सोफे से उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ता है। आदित्य ऊपर अपने कमरे में आया, उसकी नज़र बाथरूम के दरवाजे के पास पड़ी तो देखा कि रूही ज़मीन पर बेहोश पड़ी हुई थी। आदित्य रूही के पास भागकर जाता है और ज़मीन पर बैठते हुए कहता है, रूही क्या हुआ? फिर रूही को गोद में उठाकर बेड पर लिटा देता है। रूही का चेहरा पूरा लाल हो गया था। आदित्य उसके माथे को छूकर देखता है तो उसका माथा बहुत गर्म था। रूही के बालों से आदित्य टॉवल हटाता है, उसके बाल अभी भी गीले थे। वो फौरन नीचे आता है, पूरे घर में देखता है तो सोहन और सौम्या उसे कहीं नज़र नहीं आते हैं। वो फिर एक सर्वेंट से कहता है, सोहन और सौम्या कहाँ हैं? सर, वो तो अभी अभी चले गए हैं। अच्छा ठीक है, रीमा कहाँ है? उसे कहो कि जल्दी से मेरे कमरे में आए। पर सर, रीमा तो है नहीं, वो भी बाजार गई है पूनम ताई के साथ। तो कोई तो लेडीज़ होगी ना? सर, 3 ही लोग हैं यहाँ, रीमा और पूनम ताई और दाई माँ। ठीक है कहकर आदित्य ऊपर अपने कमरे में आया। रूही के कपड़े भी हल्के गीले थे। अब आदित्य को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आदित्य रूही के मुंह पर पानी का छींटा मारता है, जिससे उसे हल्का सा होश आता है, पर वो अभी भी बेहोशी की हालत में थी। उसने डॉक्टर को भी फ़ोन कर दिया था, पर अब आदित्य को इसके कपड़े चेंज करने ही होंगे। लेकिन आदित्य के अब हाथ भी काँप रहे थे। आदित्य रूही को बहुत प्यार करता था, इसीलिए वो उसे तकलीफ में नहीं देख सकता था। आदित्य ने अपनी आंखें बंद की और खुद को शांत किया और फिर आदित्य ने अपनी अलमारी से एक टी शर्ट निकाली और लाइट बंद करने के बाद वो रूही के पास आया और ऊपर का सूट रूही का निकालने लगा। जैसे उसकी उंगलियां रूही के शरीर को टच कर रही थी तो आदित्य जल्दी से अपने हाथ पीछे कर लेता है, पर फिर उसने रूही के ऊपर के कपड़े निकाल दिए, टी शर्ट पहना दी उसे। इसी बीच आदित्य ने एक भी बार अपने मन को बहकने नहीं दिया और आदित्य ने ब्लैंकेट से रूही को कवर कर दिया और फिर उसी ब्लैंकेट में वो खुद भी लेट गया और रूही को अपनी बाहों में भर लिया। आदित्य का दिल काँप रहा था, यही सोच कर कि रूही उसे गलत तो नहीं सोच लेगी। भले ही उसने अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की थी, आदित्य के लिए रूही क्या थी वो उसे मालूम था। इधर लॉन्ग ड्राइव के बाद रोड के ढाबे पर भी सौम्या और सोहन दोनों डिनर करते हैं। डिनर के बाद सौम्या कहती है, रात बहुत हो चुकी है, अब मुझे घर ड्रॉप कर दो सोहन तुम। फिर दोनों गाड़ी में आकर बैठते हैं। सोहन गाड़ी ड्राइव करने लगता है और सौम्या सोहन को देखने लगती है। आज सोहन उसे बहुत अच्छा लग रहा था। इतने करीब से और गौर से उसने सोहन को कभी नहीं देखा था। ना जाने क्यों वो सोहन की तरफ खिंची जा रही थी।
सोहन सौम्या की तरफ देखता है तो सौम्या जल्दी से अपना मुंह फेर कर सामने की तरफ देखने लगती है। चांदनी रात में सौम्या का चांद सा चेहरा और भी खूबसूरत लग रहा था, पर फिर वो सामने की तरफ देख गाड़ी चलाने पर फोकस करता है। सोहन फिर गाड़ी सौम्या के घर के पास रोकता है। कुछ ही देर बाद सौम्या कहती है, ठीक है अब मैं चलती हूँ, कहकर सौम्या गाड़ी से उतरती है और घर के गेट के पास जाकर वापस मुड़कर देखती है तो सोहन उसे ही प्यार से देख रहा था। सौम्या फिर जल्दी से अपने घर के अंदर चली जाती है और सोहन फिर वापस घर आता है। वो अपने कमरे में लेटा बस सौम्या के बारे में ही सोच रहा था। न जाने सौम्या क्यों उसे भा रही थी अब। और उधर सौम्या का भी यही कुछ हाल था। वो भी बिस्तर पर लेटे बस यही सोच रही थी कि सोहन कितनी केयर करता है उसकी। क्यों मुझे सोहन अब अच्छा लगने लगा है। इन्हीं सवालों में उलझी सौम्या सो जाती है कुछ देर बाद।